आकाश एक दिन एक कैफे में बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे बहुत तेज पसीना आने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। ये देखकर उसकी सामने वाली टेबल पर बैठा विनय एकदम से उठकर उसकी टेबल पर आया और उसने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे आकाश, क्या हुआ? आकाश एकदम से चौंक कर उठा। उसने अपना पसीना शर्ट की बाजुओं से पोंछा और बोला, अरे कुछ नहीं भाई, वो बस थोड़ा सा ऐसे ही। लेकिन तुम कैसे हो? इतने दिनों बाद देखा यार। ऑफिस छोड़ने के बाद तो एकदम मिलना ही नहीं हुआ। आओ बैठो। अब आकाश और विनय आमने सामने बैठ चुके थे। बैठते ही विनय बोला, यार वो सब छोड़ो, पहले बताओ कि किस चीज का इतना स्ट्रेस लेकर बैठे हो यहाँ? क्या? अरे ऐसा कुछ भी तो नहीं है, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। भाई देख, एक फार्मा कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते मुझे ये अच्छे से पता है कि ये प्रॉब्लम तभी होती है जब किसी की जिंदगी पूरी तरह से रोजाना स्ट्रेस में गुजर रही हो। यार बात तो सही है तुम्हारी। अब क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है अपने लोगों की वर्क लाइफ का। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अप्रेजल चाहिए। इसीलिए आजकल मैं बस दिन भर पागलों की तरह खुद को काम में झोंक कर रखता हूँ। इम्पॉसिबल टास्क को रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी एक मीटिंग में ही आया था, क्लाइंट अभी जस्ट गया है। वैसे अब तुम किसके साथ आए हो? अकेले ही? भाई मैं तो अपनी टीम के साथ आउटडोर मीटिंग के लिए आया था। क्या मतलब प्रमोशन हो चुका है भाई का? हाँ यार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। भाई कैसे कर लिया यार। मेरा तो यहाँ एक अच्छा अप्रेजल तक नहीं हो पा रहा है 3 साल से। वही 5 से 10% में अटका हूँ। हाँ, क्योंकि तुम लाइफ में फोकस नहीं हो दोस्त, जैसे कि पहले मैं भी नहीं था। मतलब कि किसी भी चीज को हासिल करना इम्पॉसिबल है अगर बस तुम उसके लिए फुल फोकस नहीं हो। भाई जरा ठीक से बताओ ना। यार, आज हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। यानी हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं, हर एक चीज की नॉलेज है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक डिस्ट्रक्शन इकोनॉमी में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है। इसीलिए जिंदगी तो चल रही है लेकिन हम ग्रो नहीं हो पा रहे। जैसे अगर मैं बात करूं तो हम दिन भर में न जाने कितने ईमेल्स भेजने में, डेटा शीट भरने में और ऐसे ही नॉन प्रोडक्टिव काम करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसके चलते जो रियल में करना चाहिए, जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए ताकि सक्सेस मिल सके, वो हो ही नहीं पाता। लेकिन भाई ये सब तो करना पड़ेगा ही ना। यही तो गलतफहमी है। देखो, जो हम अचीव करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच ये सारे डिस्ट्रैक्शंस ही एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करते हैं। एक स्टडी कहती है कि काम पर बर्बाद होने वाला वक्त रोज का कम से कम 3 घंटे है, जो कि बढ़ के 6 घंटे तक भी पहुंच जाता है। इसीलिए अब इस समय को यूज करके अपने गोल की ओर फोकस करना होगा तुम्हें, जैसे मैंने किया। बिल्कुल भाई, मैं जी जान लगा दूंगा। लेकिन बता तो करना कैसे है? देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये डिसाइड कर लेना है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। यानी कि अपना कुछ भी गोल है, जैसे बिजनेस करना, आर्टिस्ट बनना या कुछ और, या फिर जॉब में ही अच्छा अप्रेजल और प्रमोशन लेना। ये डिसाइड करने के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि ये डिसाइड होने के बाद ही उस गोल पर फोकस किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, मींस फोकस करने का तरीका सेम ही है, लेकिन हर गोल को अचीव करने के लिए। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, फोकस से बढ़ती है प्रोडक्टिविटी, और वो बढ़ाने के लिए फ्रीडम सबसे पहले जरूरी है। यानी कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो तैयारी तुम्हें करनी है, उसे करने जब बैठो तो किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ना कोई कॉल, ना ईमेल, कुछ भी नहीं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि उस समय पर दूसरे किसी भी काम के बारे में हमारा दिमाग ना सोचे। यानी कि अभी घर का ये काम भी करना है, यार ऑफिस का वो काम बचा है वो भी करना है। ऐसे ही जो अलग अलग कामों का बोझ दिमाग में रहता है ना, उसे निकालना होगा और प्रेजेंट वर्क में ही पूरी तरह से रहना होगा। इसके अलावा जिस भी समय हम अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए जान से भी ज्यादा जरूरी हो जाना चाहिए। यानी अगर कोई ऑफिस का एक्स्ट्रा काम या घर का जुड़ा हुआ कोई पर्सनल काम
कहीं जाना हो या कुछ भी ऐसा आए जो हमारे उस तैयारी वाले समय में डिस्टर्बेंस ला रहा हो, तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फिर चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, तो हमें इस तरह से अपने गोल के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हाँ, लेकिन ये अभी बस पहला स्टेप है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरा स्टेप। इतने में ही वेटर टेबल पर आकर पूछता है कि सर आप और कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? तो आकाश और विनय कुछ चाइनीज डिशेस ऑर्डर कर देते हैं और विनय फिर से बोलना शुरू कर देता है। हाँ, तो दूसरा स्टेप है इस बात पर लगातार नजर रखना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कहीं कोई डायरेक्शन गलत तो नहीं हो रही या किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा। और इसके लिए हम एक कंपास का इस्तेमाल करेंगे, जिसको एक प्रोडक्टिविटी गाइड का नाम मैंने दिया हुआ है। प्रोडक्टिविटी गाइड, काफी सही यार। क्या है ये प्रोसेस? देखो, ये तुम्हें दो क्राइटेरिया, पैशन और प्रोफिशिएंसी के बेसिस पर टास्क, एक्टिविटीज और अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करने में मदद करेगा। इन दो चीजों की ओर काबू पाने से तुम्हारी लाइफ में क्रांति आ जाएगी। तुम्हें पैशन और प्रोफिशिएंसी को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यार वैसे तो मैं जानता हूँ कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ तुम किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो वो जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। पैशन यानी मैं उस काम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, यानी जिसके लिए तुमने गोल सेट किया है, और जब तुम इसे अचीव कर लोगे तो तुम्हें मजा आएगा और ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई काम भी है। प्रोफिशिएंसी पूरी तरह से अलग है। ये बताती है कि हम सच में किसी काम को कितनी अच्छी तरह से करते हैं, और ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अगर आप गोल अचीव करने वाली तैयारी में प्रोफिशिएंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो आप समझे कि ये कंपास कैसे रेगुलरली हमारा गाइड बनकर हमारी मदद करेगा। हाँ यार, अब समझ गया। हाँ, और अभी इस कंपास का काम खत्म नहीं हुआ है। इस कंपास के जो 4 एक्सेस है, उन्हीं पर लोकेटेड है प्रोडक्टिविटी के 4 जोन्स। क्या कहा? प्रोडक्टिविटी के 4 जोन्स? ये क्या है? चलो मैं एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ, और मैं इन चारों जोन्स को रिवर्स ऑर्डर में तुम्हें समझाऊंगा ताकि तुम प्रोग्रेशन देख सको। और पहला जोन वो है जिसे आमतौर पर हम सबसे ज्यादा हेट करते हैं, यानी कि जोन नंबर 4, द ट्रेजेडी जोन। ये जोन ऐसे टास्क से बना है जिनके लिए हमारे अंदर कोई पैशन नहीं है और कोई प्रोफिशिएंसी नहीं। बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने से हम नफरत करते हैं, और ये होता भी सबसे घटिया किस्म का काम है, जैसे कि रिपोर्ट्स बनाना, ईमेल करना, जिन लोगों से अपने गोल के लिए कुछ सीखने या जानने को नहीं मिल रहा उनसे मिलना, और ऐसे ही कई सारे काम। तो हमें इस जोन से खुद को बचा कर रखना है, यानी कि इस ओर हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है। वाह यार, वाकई एकदम सही बात है ये तो। इन चीजों से तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। बताओ बताओ, और अब अगला जोन क्या है? हाँ, अब बात करते हैं जोन नंबर 3 की। इसे कहा जाता है द डिसइंटरेस्ट जोन, जिसमें वो चीजें आती हैं जिनके लिए हम प्रोफिशिएंट हैं लेकिन पैशनेट नहीं है। जरूर ऐसे काम हम करते हैं, वो भी बाकी सबसे बेहतर करते हैं, लेकिन ये हमारी असली एनर्जी को खत्म कर देते हैं। हम ऐसे कामों को करना चाहते भी नहीं हैं, लेकिन मजबूरन फंसे हुए हैं बस। जैसे कि हम ऑफिस में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी रियल पोजीशन से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उन्हें करते करते हम अच्छा करने लगे हैं तो प्रोफिशिएंट हो गए हैं, और अब छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो नौकरी का एक पार्ट है और उससे पैसे मिलते हैं। लेकिन ये हमारी वो एनर्जी ले जा रहे हैं जिसको बचाकर हम अपने गोल को अचीव करने वाले काम में लगा सकते हैं। इसीलिए ऐसे कामों को करने से जितना हो सके उतना बचना होगा, और वो कैसे किया जा सकता है ये हमें ही फिगर आउट करना होगा, क्योंकि सबके काम अलग है। अच्छा, समझा। यानी कि जैसे मुझे कभी कभी ऑफिस में जो डेटा एंट्री करनी पड़ती है, या क्योंकि मैं कैलकुलेशन बहुत जल्दी रिव्यू कर लेता हूँ तो उसके ऑडिट में मुझे लगा दिया जाता है, जबकि ये मेरी जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं करता और मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये काम। हाँ, ऐसे ही काम आते हैं इस जोन 3 में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जोन 2 के बारे में। ये है
द डिस्ट्रैक्शन जोन। इसमें लाइफ बहुत ज्यादा टॉलरेबल होने लगती है। इसके अंदर वो चीजें आती हैं जिनके बारे में आप पैशनेट हैं, लेकिन दुख की बात है कि प्रोफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है। यानी कि इस जोन में आने वाले काम तुम्हारी एनर्जी को कम नहीं कर रहे हैं और तुम उन्हें करने में एंजॉय भी करते हो, लेकिन ये बड़े पैमाने पर समय की बर्बादी कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें मोबाइल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है या गेम खेलना पसंद है। अब ऐसे काम तुम्हें अंदर से खुशी दे रहे हैं, लेकिन ये है एक टाइम वेस्ट ही। हाँ यार, मतलब ये तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ही आजकल। लेकिन एडिक्ट हो गया हूं मैं तो खुद इससे। कोशिश करूंगा अब कम करने की, और जैसा तुमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मोबाइल पास ही नहीं रखूंगा। हाँ, बिल्कुल। और अब जोन 1 की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है द डिजायर जोन। ये वो पॉइंट है जहां पैशन और प्रोफिशिएंसी दोनों मिलते हैं। इस जोन में अपने गोल, फैमिली, कम्युनिटी सब आते हैं, जिन पर हमें सही ढंग से फोकस करना होता है ताकि हम सक्सेस को हासिल कर सके। इस जोन पर काम करना हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर डालता है। अच्छा, मतलब कि भाई बाकी सारे जोन्स में आने वाली चीजों को मुझे नहीं करना है और इस जोन में ही अपना फुल फोकस करना है, राइट? हाँ गुरु, एकदम सही। और अब इस जोन पर फुल फोकस कैसे बनाना है ये हम किसी और दिन समझते हैं, या फिर तुम मुझे कॉल कर लेना। यार, कॉल में इतने अच्छे से मैं नहीं समझ पाऊंगा जैसे अभी समझ पाया हूँ। आज रात में क्या कर रहे हो? डिनर के लिए घर पर ही आ जाओ ना, आराम से बात करते हैं। भाई चलो, अच्छा ट्राई करता हूँ। अरे ट्राई वगैरह कुछ नहीं, आज का डन है। मैं खाना बनवा रहा हूँ तुम्हारा। ये कहते हुए आकाश और विनय एक दूसरे से गले मिलकर वापस अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। तो इस तरह से हमने फोकस करने के बारे में इन 4 जोन्स को समझा, और अब जोन 1 पर कैसे अपना फुल फोकस रखना है इसके बारे में हम समझने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शाम को ऑफिस का काम खत्म करने के बाद विनय आकाश के घर पहुंचा। वहां अभी डिनर तैयार हो रहा था, तो तब तक आकाश ने कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर लिए, जिन्हें कोल्ड ड्रिंक के साथ लेकर आकाश ने विनय को अपने कमरे में बिठा लिया। खाते पीते पहले थोड़ी ऑफिस गॉसिप्स और फिर हंसी मजाक हुआ। उसके बाद फिर से विनय ने आकाश को लर्निंग्स देना शुरू किया। यार याद है ना, मैंने तुम्हें जो फोकस के 4 जोन के बारे में बताया था दिन में? हाँ बिल्कुल, और ये भी कि बाकी 3 जोन की चीजें इग्नोर करनी है और पूरी तरह से जोन 1 पर फोकस करना है। सही कहा। और इसके लिए सबसे पहले तो वीकली अपने ऑफिस वर्क आवर्स को 30 घंटे कम कर दो। यानी अगर 70 घंटे ऑफिस के रेगुलर काम के लिए दे रहे हो तो उसे 40 करना होगा। अच्छा, और वो कैसे? यार, जैसे मैंने दिन में तुम्हें बताया था कि जो काम तुम अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा करते रहते हो उनसे बचना होगा। इसके लिए मैनेजमेंट अब तुम्हें ही करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने जूनियर्स को जिनके पास काम कम है उनसे ऐसे काम करवा लो, या फिर सीनियर्स से काम लेने से बचो। अच्छा। हाँ, और फिर इसी टाइम को अपने डिजायर जोन में लगाना है। देखो, इन 4 जोन्स के अलावा एक और होता है जिसे कहते हैं डेवलपमेंट जोन। ये आपको धीरे धीरे डिजायर जोन को मजबूत करने में मदद करता है। यानी ये हमारे डिजायर जोन के लिए एक हेल्पर है, राइट? बिल्कुल सही कहा भाई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट और टैलेंट, ये तीनों हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इनको संभालते हैं टाइम और प्रैक्टिस। यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि इन सब चीजों के बीच माइंडसेट एक कांस्टेंट फैक्टर है, जिसमें लॉन्ग टर्म विजन और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच होना कंपलसरी है। इसके अलावा एक और चीज जो तुम्हें करनी है वो ये कि अपनी वर्किंग टेबल के सामने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर और हर उस जगह जहां तुम काम करते हो वहां लिख कर लगा दो कि रियल प्रोडक्टिविटी डिजायर जोन में ही है। ये तुम्हें बाकी फिजूल के कामों से दूरी बनाने और फोकस बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। यार वो ठीक है, मैं लिख के भी रखूंगा।
बार बार पढ़ता भी रहूंगा, लेकिन क्या इसी से फोकस बढ़ने लगेगा पक्का? हाँ, क्यों नहीं। ये सुनने में लग रहा है भाई कि बस बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैं खुद तुम्हारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। देखो, इससे होगा ये कि सबसे पहले तो तुम वो 7 चीजें फॉलो करना छोड़ दोगे जो डिस्ट्रैक्शन की हैबिट बन गई है हमारे लिए। अच्छा, और क्या है वो 7 चीजें? इसमें सबसे पहली आती है वो लाइन जिसे बोलकर हम अक्सर अपने गोल को अचीव करने वाली मेहनत से जी चुराते हैं। वो है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं बाकी कामों में ही इतना बिजी हूं कि टाइम ही नहीं मिलता। हम सब बहुत बिजी फील करते हैं। ये एक लिमिटिंग बिलीव है, और अगर आप इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसे लिबरेटिंग ट्रूथ के साथ बदलना होगा। इसके लिए दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की तरफ बार बार नजर घुमाकर देखो। खुद को याद दिलाओ कि इन लोगों के पास भी हफ्ते में वही 168 घंटे हैं जो मेरे पास है, तो मैं भी इनकी तरह ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकता हूँ। अब बात करें दूसरी डिस्ट्रैक्शन लाइन की, तो वो है कि मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ। इसे भी लिबरेटिंग ट्रूथ से बदलिए कि मेरे डिजायर जोन में काम करने के लिए ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है। जब हम जिन चीजों को एंजॉय करते हैं उन पर समय बिताने की बात आती है, तो हम आम तौर पर रिक्वायर्ड डिसिप्लिन नहीं होने की कंप्लेन नहीं करते। ये फोकस की बात है। अगर तुम अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन करोगे कि अपना ज्यादातर समय उन चीजों पर काम करने में बिताया जाए जिसमें तुम पैशनेट और प्रोफिशिएंट दोनों हो, तो काम करने का डिसिप्लिन आसानी से आ जाता है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है, मैं असल में अपने टाइम के कंट्रोल में नहीं हूं। हाँ, ये माना जा सकता है। हमारा ज्यादातर दिन ऑफिस के काम या घर के काम के शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि हम भी अक्सर इस शेड्यूल का यूज अपने हाथों को खींच लेने के बहाने के रूप में करते हैं। इस लिमिटिंग बिलीव को भी इस लिबरेटिंग ट्रूथ से बदलना होगा कि मेरे पास तो समय का बेहतर इस्तेमाल करने की एबिलिटी है जिसे मैं कंट्रोल करता हूं। अब चौथे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट की बात करें तो ये है कि सक्सेसफुल लोग तो पैदा ही इतने टैलेंटेड होते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसा कहकर खुद को हुक से बाहर कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुपर ह्यूमन एबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुए हैं। उन्हें तो बस अपना पोटेंशियल डेवलप करने का एक तरीका मिल गया है, और वो हम भी कर सकते हैं। बस इस लिमिटिंग बिलीव को इस लिबरेटिंग ट्रूथ से बदलना होगा कि प्रोडक्टिविटी एक स्किल है जिसे मैं डेवलप कर रहा हूं। इसी तरह पांचवा पॉइंट है कि मैंने कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहा था, इसीलिए छोड़ दिया। अगर आप ये कह रहे हैं तो अपने माइंड सेट को ट्रैक पर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये हाई अचीवर्स का मंत्र नहीं है। वो कभी इस तरह से हार नहीं मानते। इसके बजाय वो बार बार कोशिश करके ढूंढते रहते हैं कि आखिर कैसे अपने इस काम में सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, और फिर तब तक नहीं रुकते जब तक गोल को अचीव ना कर लिया जाए। अपने इस लिमिटिंग बिलीफ को इस लिबरेटिंग ट्रूथ से बदलो कि मैं एक अलग अप्रोच ट्राई करके बेहतर रिजल्ट्स पा सकता हूं। इसके बाद नंबर 6 डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है कि मेरी सिचुएशन अभी सही नहीं है। ये मुझे अपने डिजायर जोन के काम को करने के लिए अलाउ नहीं कर रही। ये बहुत टेम्पररी है। हमने अब तक जिन लिमिटिंग बिलीफ की बात की है उन सब में ये डेडलीस्ट हो सकता है। हो सकता है सिचुएशन डिफिकल्ट हो, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या पर्सनल की वजह से, लेकिन ये तो हमेशा रहेगा। कुछ ना कुछ परेशानियां तो चलती रहेंगी, लेकिन इनके चलते हम अपनी प्रोग्रेस को पोस्टपोन नहीं कर सकते। इसके बजाय हमें इस लिबरेटिंग ट्रूथ को गले लगाने की जरूरत है कि मुझे अपना लाइफ गोल अचीव करने के लिए किसी नई सिचुएशन की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो हर सिचुएशन परफेक्ट है। अब आता है 7वां, यानी कि लास्ट डिस्ट्रैक्शन पॉइंट, जो कि है मैं इस चीज के साथ अच्छा नहीं हूं, या ये मुझसे नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा नहीं हूं। इस लिमिटिंग बिलीफ को भी इस लिबरेटिंग ट्रूथ से बदलिए कि ट्रू प्रोडक्टिविटी के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। ये मेरी डेली एक्टिविटीज को मेरी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करने के बारे में है,
और मैं ये आसानी से कर सकता हूं। सच में भाई, कोई भी ऐसा कर सकता है और इसकी शुरुआत खुद पर भरोसा करने से होती है। तो ये 7 वो लिमिटिंग बिलीफ्स थे जो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही 7 है, ये तो कॉमन थे। बाकी ऐसे कई लिमिटिंग बिलीफ हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता रहता है और खुद को फोकस्ड रहने से रोकता रहता है। विनय ने आकाश को इतनी इम्पोर्टेंट लर्निंग दी। उम्मीद है कि आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रही होगी। हालांकि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब आगे विनय और कुछ बताता, इससे पहले ही आकाश ने बोला कि भाई यार, क्या सही बात बताई तुमने। मैं खुद अक्सर खुद से ऐसे ही बहाने बनाता हूँ। और क्या भाई, मैं भी तो पहले यही करता था, जब तक मुझे ये फुल फोकस्ड रहने के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं थी। चलो तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। हाँ भाई, अभी तो मुझे भी काफी सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन डिनर लग गया है तो चलो खाते खाते बात करते हैं। ये कहते हुए आकाश उठा और साथ ही विनय भी उठ गया। दोनों डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए जाने लगे। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि विनय ने आकाश को और क्या क्या टीचिंग्स दी अपना फोकस बढ़ाने के लिए। दोनों दोस्त डिनर करने बैठ जाते हैं। अभी बस खाना शुरू ही किया होता है कि आकाश विनय से एक सवाल पूछ लेता है। भाई एक बात बताओ कि जो इतनी सारी चीजें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर तुमने बताई, वो सब मैं समझा और ओवरऑल सबका एक कंक्लूजन निकालें तो यही है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए डिजायर जोन में मेहनत करनी है। हाँ सही है यार। और मैं तो ये भी देख रहा था कि उधर से टाइम निकाल के जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम इधर देता रहूंगा, जितने घंटे बढ़ाते रहूंगा, उतना जल्दी अपने गोल तक पहुंचता रहूंगा। अरे नहीं भाई, इसका मतलब अब ये भी नहीं है। देखो, हाई प्रोडक्टिविटी उसे ही कहते हैं जब आप कम काम करो लेकिन उसका इम्पैक्ट एंड रिजल्ट ज्यादा हो। यानी कि अक्सर ये होता है कि 50 घंटे में किया गया काम 100 घंटे में किए जाने वाले काम से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और तुम्हें भी ऐसा करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। लेकिन कैसे यार? जो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, उसको तो ज्यादा फल मिलना ही है ना। चलो तुम्हें इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ भाई प्लीज, वरना तो ये बात मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। गोल्डमैन सैक्स के एक पुराने एम्प्लॉई और पेंसिल्वेनियाई। बहुत सही सवाल। इसका मतलब तुम मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो। भाई सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि सब कुछ अप्लाई होना शुरू भी हो गया है। ग्रेट यार। तो देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही और कभी कभी तो इस हद तक आ जाएंगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। हर एक मैसेज, नोटिफिकेशन, कॉल रिंग, सोशल मीडिया कंटेंट्स, ऐसे ही वो सब कुछ जो हमारे ध्यान को दूर खींचता है, वो हमारा फोकस हटाता है। इसके लिए मैं तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ। पहला है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन को लिमिटेड करो। देखो, कम्युनिकेशन की स्पीड समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। जैसे पहले लेटर के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था, लेकिन फिर फैक्स आया, ईमेल आया और आज तो मोबाइल, जिसमें कि व्हाट्सएप या कई इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है जिनसे हम रियल टाइम में नॉन स्टॉप कम्युनिकेट करते हैं। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन लाइफ का ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन कोई मैसेज आ जाए किसी दूसरी चीज से रिलेटेड, तो उसका जवाब देने का दबाव हम महसूस करने लगते हैं और फिर दे भी देते हैं, जिसके चक्कर में मेन टास्क से भटक जाते हैं। हाँ यार, ये तो अक्सर होता है मेरे साथ। हाँ, इसीलिए अपने इंस्टेंट कम्युनिकेशन को लिमिटेड करो। अब दूसरा तरीका है कि अपनी बाउंड्रीज को प्रोएक्टिवली सेट करो और उन्हें अप्लाई करो। केवल जरूरी लोगों को बता दो कि तुम काम पर फोकस करने के लिए अपना फोन बंद कर रहे हो और उनके पूछने का इंतजार भी मत करो। जिन लोगों को जानने की जरूरत है, उन्हें पहले से ही बता दो। इसके लिए तुम एक मैसेज डालकर या अपना स्टेटस अपडेट करके भी छोड़ सकते हो।
इससे होगा ये कि अब अपने डिजायर जोन में किए जा रहे काम का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखो कि जब कोई फिर भी तुम्हें डिस्टर्ब कर दे तो तुम्हें डटे रहना है, ये नहीं कि डिस्टर्ब हो गए। हाँ, अगर कोई बहुत ही जरूरी काम है तो भले ही किया जा सकता है। ये बात याद रखो कि रिसर्च ने प्रूव किया है कि आमतौर पर डिस्ट्रैक्शन के मामले में हम खुद ही खुद के दुश्मन होते हैं। जो काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम उससे जानबूझकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तभी तो हम ईमेल, फोन कॉल, सोशल मीडिया ऐप को स्क्रॉल करने जैसे काम करने लग जाते हैं। अच्छा, तुम मल्टीटास्क करते हो? और क्या, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें तो पता ही है कि ऑफिस में एक साथ कितने काम संभाले जाते हैं, और वही हाल पर्सनल लाइफ का भी होता है। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ टास्क छूट जाते हो या आधे अधूरे रह जाते हो? रोज होता है भाई, रोज। हाँ, तो फोकस का टूटना ही इसका मेन रीजन है। ये ना डिस्ट्रैक्शन के लिए एक इनविटेशन होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जब स्टूडेंट्स ने पढ़ाई के बीच छलांग मारने की कोशिश की तो वो 40% कम स्पीड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। हालांकि मल्टीटास्किंग तुम्हें कभी खुद से धीमे महसूस नहीं होने देगी। तुम्हें तो लगेगा जैसे मैं जल्दी जल्दी सब काम कर ले रहा हूँ। और यही कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम लेते रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन ये खुद के साथ एक धोखा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती जा रही है। एक रीजन और है कि मल्टीटास्किंग हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि ये काम के समय ताल मटोल करने के हमारे सुख को बढ़ाता है। हमें लगता है कि हम काम को पूरा कर रहे हैं, जबकि असल में हम उन्हें बस किसी तरह से खींच रहे होते हैं। जैसे मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ या एक्सेल शीट में फिल कर रहा हूँ, तो फिर बीच में एक बार सोशल मीडिया चेक करूंगा, एक बार उठ के चाय या कॉफी लूंगा, और इस तरह से हमारी जरूरी सोच में रुकावट पैदा हो गई। तब तक कोई और टास्क आ जाएगा या फिर अब काम इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक सर्वे के अनुसार आज के दौर में समय बर्बाद करने के मामले में सोशल मीडिया नंबर 1 पर है। कभी सोचा है दिन भर में कितना स्क्रॉल करते हो और उसका फायदा क्या है? क्या कोई भी दिन के 5 कंटेंट पूरे बता सकते हो जो आज स्क्रॉलिंग में देखे थे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुमने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के बहाने से देखे थे। आजकल तो मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सोशल मीडिया मुझे दिन में थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ब्रेक देता है, इससे मुझे माइंडफुलनेस मिलती है। ये तो ठीक वैसे ही बहानों में से एक है जो धूम्रपान करने वाले लोग अक्सर अपनी कमी को छुपाने के लिए मारते हैं, जबकि पैकेट में ही लिखा होता है कि ये शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। सोशल मीडिया रिफ्रेशिंग ब्रेक नहीं है, ये तुम्हारे कंसंट्रेशन को ब्रेक करने का टूल है। भाई, तुम्हारी ये सब बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी वर्क फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाता है या बोरियत होती है, तो सोशल मीडिया उसके लिए तो एक एंटरटेनमेंट सोर्स ही हुआ ना। मतलब आखिर है तो हम इंसान ही। हाँ बिल्कुल, ये एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन तब जब आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत हो, यानी वो खाली समय जो तुमने खुद को आराम देने के लिए अपने टाइम टेबल में रखा है। लेकिन ये नहीं कि कोई मुश्किल टास्क कर रहे हो और वो हो नहीं पा रहा या उसमें बहुत मेहनत लग रही है तो सोशल मीडिया चलाने लगे। इससे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी भाई। देखो, मैं तुम्हें अपने रोज के काम के हिसाब से 2 तरह के टास्क के बारे में बताता हूँ। एक तो होता है अपहिल टास्क और दूसरा है डाउनहिल टास्क, यानी कि हिल पर चढ़ना और उससे उतरना। अब सबसे पहले अपहिल टास्क की बात करें तो ये आम तौर पर वो होते हैं जो रिजल्ट्स देते हैं और हमारे लिए लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। वहीं डाउनहिल टास्क में कम एनर्जी की जरूरत होती है और इससे ज्यादातर कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉलिंग करना इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसीलिए लाइफ में अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहते हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो अपहिल टास्क ज्यादा से ज्यादा करो। बिल्कुल भाई, और जिस आसान तरीके से तुमने बताया, तो अब तो मेरे लिए ये सारी चीजें करना और भी आसान हो गया है।